अर्पित। हाँ यस ठीक मैम। है। मैम इकोनोमेरिकल। रिकॉर्डिंग हुआ है, देखना अलाउ हुआ कि नहीं मुझे। यस मैम मैंने स्टार्ट कर दी है। हाँ यस बच्चा बोलो। मैम इकोनोमेरिकल दे दो। और एक न्यूमेरिकल देते हैं। अच्छा ये न्यूमेरिकल आपको दे रही हूँ, ये सिंपल न्यूमेरिकल था। अभी जो दे रही हूँ, अभी जो थर्ड देने वाली हूँ वो भी सिंपल है, बट आपको थोड़ा खुद को सोचना है। तो आपके पास एनसीईआरटी है तो भी वो एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है। अगर यस आपके पास मैम एनसीईआरटी है। पास पढ़ा है तो ला सकते हो। है है पास? पास। सबके ओ पास मैम एनसीईआरटी नहीं पास है। अरे प्राची एनसीईआरटी ले लो जल्दी से, खरीद लो। नहीं क्या अभी तक? मैं घर पे नहीं हूँ तो बता दो। ओह अच्छा घर पे। अच्छा ओके। चलो मैं बता देती हूँ, छोड़ो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्वेश्चन है बट मैं यहाँ पे सबसे बेस्ट में करा देती हूँ इसको। मैम चिराग को डाउट है। चिराग को डाउट है? यस डाउट पूछो चिराग। मैम नहीं तुम चिराग एक काम करना, तुम्हारा जो भी डाउट होता है ना, कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है सीधा व्हाट्सएप में डाल दे, ठीक है? ओके मैम। हाँ और रिकॉर्डिंग तो है ही, रिकॉर्डिंग को दोबारा समझोगे देखोगे तो समझ जाओगे। एक क्वेश्चन आपको मैं दे रही हूँ अभी, राइट इट आउट। मैं इसलिए लिखना चाहती हूँ क्योंकि क्वेश्चन अगर आइस के सामने है ना तो बेटर होता है थोड़ा सा। लेट मी राइट द क्वेश्चन, आप उसके बाद खुद सॉल्व करते रहना, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। A vessel of 120 milliliter capacity of 120 milliliter capacity contains a certain amount of gas. Contains a certain amount of gas at 35 degrees Celsius and 1.2 bar pressure. Clear है? Okay. अच्छा. And the question is, the gas is transferred to another vessel. Is transferred to another vessel of volume 180 milliliter of volume 180 milliliter 35 degree Celsius. What would be its pressure? ठीक है अब आप सॉल्व करो इसे। हम लास्ट लाइन में टेम्परेचर क्या दिया है? क्या है? हम लास्ट लाइन में टेम्परेचर क्या दिया है? 35 डिग्री सेल्सियस। कौन सा लॉ यूज होगा? मैम कौन 2 सा आएगा फॉर्मूला आंसर। देखो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करा अर्पित? मैम 8 आएगा आंसर। हाँ कौन सा फॉर्मूला आपने यूज करा इसमें? मैंने बॉयल्स किया है। कौन सा रिलेशन डाला उसमें? बोलो बॉयल्स में कौन सा रिलेशन डाला? मैम 8 है आंसर। मैं सुनो अभी एक्चुअली ये जो जिस बुक से मैं कह रही हूँ उसमें कोई आंसर वांसर नहीं है, ये खाली क्वेश्चन है। सॉल्व तो मैं भी करूंगी, आप मुझे बताओ क्या करा आपने, कौन सा लॉ यूज करा? किसके बीच रिलेशन यूज करा आपने? P1 क्या? यस यस बच्चा बोलो दीपाली। यस मैम P1 क्या था? P1 V1 वाला। P1 V1 is equal to P2 V2। किसने Yes, सारे बच्चों ने ये यूज करा है? P1 Yes, V1 ma'am. is equal to Yes, ma'am. यूज करा है।
टेम्परेचर कांस्टेंट यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं बताया गया है, बट आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ लेना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट 35 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस। जहां पे मुझे दिख जाएगा टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिंपली बॉयल्स लॉ। टेम्परेचर कांस्टेंट दे दिया गया है, इनडायरेक्टली बोल दिया गया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है हमने। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 V1 is equal to P2 V2 अप्लाई करो, खुद सॉल्व करो। इसे क्या प्रॉब्लम है, P1 मिला है 1.2 into V1 मिला है 120। मैम हाँ। मैम मिलीलीटर और को P2 कन्वर्ट मिला नहीं करना है, किसको किसको मिलीलीटर को। नहीं नहीं नहीं, उसको इसमें मिलिट्री की जरूरत नहीं है चेंज करने की, खाली टेम्परेचर में चाहिए। मैंने ना? चेंज कर दिया। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, आप करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप कर भी दोगे तो आंसर सेम आना चाहिए, ध्यान रहे। हाँ 8 आना चाहिए, देखो मैं भी देख रही हूँ यहाँ पे P2 है, V2 है 180, so I got P2 is equal to 1.2 into 120 divided by 180, तो मुझे ये मिल चुका है, कितना आ जाएगा 0.8 यस यस यस, कितना आ जाएगा ये 0.8 0.8 आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, जेने ने कितना, थोड़ा गलत 8 था क्या जेने तुम्हारा आंसर, या 0.8 था, ध्यान नहीं दिया मैंने उतना ज्यादा। गॉट इट? यस मैम। नाउ यू गॉट इट। ये मुझे किसने बताया आंसर, कैलकुलेट तो आप ही करोगे। 1.2 into 12/18 करो। यस मैम 0.8 ही आ रहा है। 0.8 है, और इसमें अच्छा मुझे आपको जैसे तुमने करा है, हाँ जैसे अर्पित ने कहा कि मुझे किसको तुमने चेंज करा, इसको लीटर में करा क्या, यस चेंज करा मैम। इसको, कोई बात नहीं, आंसर सेम आएगा। आप इसको लीटर में करोगे क्या हो जाएगा, 0.12 लीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0.12 लीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0.18 लीटर हो जाएगा। अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर भी दोगे तब भी आंसर वही आने वाला है, 0.8। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है अगर मैंने डिग्री सेल्सियस में ले लिया तो मुझे केल्विन में कन्वर्ट करके लेना है। हाँ यहाँ पे भी फर्क पड़ता है, बट इस रिलेशन में नहीं पड़ता है। जब आप आइडियल केस इक्वेशन लोगे ना, जिसमें हम PV is equal to NRT, सुना है इसके बारे में, सुना होगा आपने इसके बारे में, PV is equal to NRT, क्लियर ना? PV is equal to NRT रिलेशन के बारे में सुना है? यस मैम। पढ़ा है ना? तो इसमें मुझे यूनिट चेक करना पड़ेगा। इसमें मैं कोई भी यूनिट में यूज नहीं कर सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है। यहाँ पे अगर जाना है तो मुझे वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करके डालना पड़ेगा। मैं आऊंगी उसमें बताऊंगी आपको, बट इसमें आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? इस रिलेशन में प्रॉपर होता है। प्रेशर बार में या एटीएम में है, आर का वैल्यू रिगार्डिंग रहता है मेरा। अगर बार में है तो आर का वैल्यू डिफरेंट डालना है मुझे, अगर एटीएम में है तो आर का वैल्यू डिफरेंट डालना है, अगर पास्कल में है तो आर का वैल्यू डिफरेंट डालना है। तो यहाँ पे थोड़ा यूनिट का मैम आंसर क्या 0.8 ही है बस? हाँ 0.8 बार, यस। क्लियर? तो आपको मैंने 3 क्वेश्चंस कराए हैं, इसमें तो और भी बहुत बेहतरीन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी हैं। तो अब हम चलते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है कि हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ कैसे क्वेश्चन को देखकर डिसाइड करते हैं कि क्या लॉ लगने वाला है। ठीक है, अब हम चलें नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं, गिब्स लॉ। यस ओके मैम। ओके, सारे डन हो गया होगा, आप सबने लिख दिया होगा। यस मैम। एक काम करना हेम सबरी, तुम एक काम करना आज, देखो जिन बच्चों से अर्पित है, आस्था है और हेम सबरी, इन तीनों ने मेरे ख्याल से एटॉमिक स्ट्रक्चर का एंट्रेंस वाला जीआरबी कर लिया है। आप तीनों ने कर दिया है ना? यस मैम, डन है। अर्पित उसका नहीं हुआ होगा। यस मैम, डन है। डन है, एंट्रेंस सेक्शन डन है। एक काम करना हेम सबरी,
आज एक काम करना, दोबारा तुम खाली एंट्रेंस सेक्शन जीआरबी, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जीआरबी का खाली एंट्रेंस सेक्शन एक बार दोबारा ग्रुप में डाल देना, क्योंकि जागृत ने अभी तक नहीं करा है। मैं पूरा पीडीएफ भेज दूंगा ना, प्रैक्टिस सेक्शन हाँ? जो हुआ उसमें मैं क्या पूरा है, क्या है? पीडीएफ भेज दूंगा। नहीं, बच्चे बहुत सारा क्वेश्चन एक साथ नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। और अगर किसी जेने को करना है, जेने इफ यू वांट, तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है? हाँ, मैं वही तो बोल रही हूँ, जेने को भी अगर तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया है जेने, तो तुम एंट्रेंस सेक्शन के क्वेश्चंस जो है जीआरबी के वो सॉल्व कर लेना। आज हेमसबरी डाल देगा, हेमसबरी डाल सकते हो? यस मैम। हाँ, क्योंकि पूरा पीडीएफ भेजोगे तो क्या प्रॉब्लम है, देखो पूरा पीडीएफ से भी वो निकाल के लिख सकते हैं, बट उनको समझ में कैसे आएगा? एक तो प्रैक्टिस सेक्शन होगा, दूसरा एंट्रेंस सेक्शन होगा, फिर उसमें वैरायटीज हैं, एनसीईआरटी सेक्शन एक होगा, एग्जाम्पल सेक्शन एक अलग होगा। नो मैम, मैं बस प्रैक्टिस सेक्शन एंट्रेंस सेक्शन तो भेज दूंगा मैम। हाँ, तुमने जेने सीबीएसई पार्ट तुमने कर लिया है, अब हम थोड़ा एंट्रेंस में जाएंगे, एंटर करेंगे। हाँ जागृत बोलो। मैम मुझे सीबीएसई पार्ट की और जीआरबी दोनों की पीडीएफ चाहिए, और मैम बुक लेनी कहाँ से, एक बार बता दो आप। कौन सी बुक? अच्छा, तुमको मैंने बुक नहीं बताया है ना, मैं आज एक काम करती हूँ, अरे ये हेमसबरी डाल देगा, हेमसबरी में आस्था, आप दोनों के पास बुक पड़ी है ना, तीनों वॉल्यूम है ना, मैं भेज तीनों दूंगा। वॉल्यूम है ना? आप तीनों वॉल्यूम का कवर पेज को ग्रुप में डाल देना, तीनों वॉल्यूम का, एक ऑर्गेनिक होगा, एक इनऑर्गेनिक होगा और एक फिजिकल केमिस्ट्री, तीनों वॉल्यूम का कवर पेज को ग्रुप में डाल देना। और मैम आपने कहा था कि आप मेरे को सीबीएसई के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेज दोगे, आपने नहीं भेजे। हाँ ठीक है, अभी भेजो, क्लास खत्म करके भी भेजती हूँ, अगर नहीं भेजती हूँ तो मुझे एक रिमाइंडर डाल देना, क्लियर ना? ओके मैम। हाँ, पिनाकल बुक से भेज देती हूँ, पिनाकल बुक में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस है ना, ये जेने भी कर लेगा, जेने भी, उसको भी हेल्प हो जाएगा, तो उसमें मैम अच्छे एक्चुअली ना, क्वेश्चंस हैं। मैम मैं चाहता हूँ कि मेरे को प्रैक्टिस करनी है एक बार रिवीजन के लिए सारी, तो मैम मैं बेसिक से धीरे धीरे, मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे लेवल बढ़ के मैं वो सारे सबसे क्वेश्चन सॉल्व कर बेस्ट लूँ। होता है, वो सबसे बेस्ट होता है, बेसिक से पकड़ना सबसे बेस्ट होता है। तो आपको एक काम करती हूँ, तो मैं सबसे बेस्ट है, बिकॉज हमारा अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, तो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के 110 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन पिनाकल के, हमारी जो पिनाकल बुक की जो क्वेश्चन है 110 के आसपास होगा शायद, वो मैं आज भेज देती हूँ, ठीक है? उसमें क्या है, कुछ सीबीएसई के भी क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ एंट्रेंस के भी मिलेंगे, सबसे पहले वो डन कर दो आप, उसके बाद हेमसबरी एंट्रेंस वाला जो है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो भी डाल देगा आज। डिपेंड आपके ऊपर अभी करता है कि आप कितना फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कर लो आप, जितना हो सके कर लो। जब आपका ओके सारा मैम। एंट्रेंस सेक्शन डन हो जाएगा जीआरबी का, फिर मैं क्यों यहाँ पे डाउट लिख दूंगी, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? ले लेंगे एक बार, आप स्टार्ट तो करो, ठीक है? मैं आज भेजती हूँ, आज भेज देती हूँ। जिन बच्चों ने पहले से कर रखा है बहुत अच्छी बात है, जो पहले से हमारे यहाँ पे हैं, और जो बच्चे नए हैं वो आज मैं डाल देती हूँ, सारे बच्चे उसे डन कर हमें भी एक मतलब बार हमें भी करना है। आप एक बार देख लेना, अगर आपने पहले से करा हुआ है तो इट्स ओके, अगर आपको एक बार रिवाइज करने के लिए, बट आपको अच्छा लगेगा, क्वेश्चंस आपको बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें, अच्छा लगेगा सॉल्व करते हैं, मजा आएगा आपको। आप चाहो तो कर सकते हो, किसी को अगर टाइम है रिवीजन का तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डाल दूंगी, ठीक है? अब हम चलते हैं थर्ड लॉ, गे-लुजैक्स लॉ। गे-लुजैक्स लॉ को हम कांस्टेंट वॉल्यूम लॉ भी कहते हैं। मैम वीडियो पॉज हो गई आपकी। यस मैम, वीडियो पॉज हो गई है। किसके बारे में जानेंगे, कौन से ग्राफ के बारे में जानेंगे? आइसोकोर के बारे में जानेंगे, इसमें हम आइसोकोर के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर है? ओके, अच्छा, सबसे पहले हम ये लॉ थोड़ा मैं डिफाइन कर देती हूँ कि लिखो, दिस लॉ स्टेट्स दैट, लिखो दिस लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैम जो एंट्रेंस के क्वेश्चंस हो गए वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के, हाँ मैम वो सीबीएसई बेस्ड ही होंगे ना? हाँ, सीबीएसई बेस्ड है, और थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा है, अगर आपने करा नहीं है तो फिर जब आपको डाउट क्लियरिंग करूंगी ना यहाँ पे, वो आपको सारे कंसेप्ट उस टाइम दे दूंगी मैं, जो एक्स्ट्रा है,
वैसे यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे मैं आपको और एक फैक्ट बता देती हूँ। मैं सीबीएसई पढ़ाते टाइम, जब मैं सीबीएसई पढ़ाती हूँ उसमें लगभग 40% एंट्रेंस उसी के अंदर आ जाते हैं मेरे। क्लियर ना, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता, फिर एंट्रेंस के लिए अलग से क्लास देंगे, फिर उसमें सारा एंट्रेंस। तो मैं क्या करती हूँ, सीबीएसई क्लास में आपको लगभग 40 to 50% एंट्रेंस कंसेप्ट सीबीएसई क्लास में मिल जाता है। तो यहाँ पे सीबीएसई बच्चों को भी वो फायदा हो जाता है, और बाकी जो बचता है 40-50% जो बचता है वो फिर मैं आपको एंट्रेंस की क्लास में देती हूँ। तो आपने जितना पढ़ा है, जितना आपको नॉलेज है, आप ट्राई करो कितना क्वेश्चन आप कर सकते हो। नहीं होता है फिर जिस दिन डाउट क्लियरिंग क्लास रखेंगे उस दिन सॉल्व करेंगे। और एंट्रेंस की डाउट क्लियरिंग क्लास का मतलब होता है, देखो एंट्रेंस की डाउट क्लियरिंग क्लास 1 घंटे में कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको एंट्रेंस की डाउट क्लियरिंग क्लास चाहिए तो आई नीड मिनिमम 2 आवर्स क्लास। ठीक है, तो इस सैटरडे को हमारी एंट्रेंस की क्लास रखते हैं, 8 से 10 रखते हैं। ठीक है, आस्था, हेमसबरी, सारे बच्चे, अर्पित, यस मैम। जागृत, 8:30 हाँ है ना मैम? सैटरडे को, हाँ 8:30 है क्या? 8:30 होती है क्या? यस हाँ मैम। मैम 8:30 होती है। सैटरडे को 8:30 बजे लेती हूँ मैं एंट्रेंस की। यस मैम। यस मैम 8:30 को होती है। मैम सैटरडे को देखती आप बताऊंगी आपको। सुबह भी तो ले लेते हो क्लास बच्चों की। हाँ सुबह भी ले लेती हूँ, सुबह भी ले लेती हूँ। नहीं आप 8 बजे, अगर मैं, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है ये जो 2 बच्चे हैं ना, अभी मुझे थोड़ा इनको, शायद आप लोग तो कर चुके हो पहले, काफी क्वेश्चन आपको कराया है मैंने। जागृत का भी थोड़ा स्टार्टिंग लेवल का वो कर रहा है, इसको टाइम चाहिए थोड़ा सा, देख लेते हैं, मैं निकालूंगी 2 घंटा टाइम मुझे निकालना है एंट्रेंस के लिए। ठीक है, आप लोग रेडी रहना, आप लोग रेडी रहना। किसी को अगर किसी टाइम में दिक्कत है तो मुझे पहले से इन्फॉर्म कर देना कि हाँ ये मैम ये टाइम प्रॉब्लम दे रहा है, मतलब नहीं हो पाएगा, बाद में फिर नहीं हो पाएगा ना। आई थिंक सैटरडे इवनिंग आपका 8:30 बजे रखती हूँ मैं। अगर पॉसिबिलिटी रहेगी तो फिर मैं 8 बजे कोशिश करूंगी रखने के लिए, 8 से 10, अगर आपके पास आप फ्री हो तो। यस मैम फ्री है, 8 बजे से हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर रख लेंगे। टाइम मिलना चाहिए ना, 10 के बाद फिर डिनर वगैरह लेट हो जाता है, तो 10 ठीक होता है, 10 तक। ठीक है, दिस लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट, राइट डाउन दिस, ये अब पहले से कंप्लीट कर। दिस लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, write down. This law states that at constant volume, the pressure of a fixed amount, मतलब fixed end of gas is directly proportional to temperature of the gas. क्लियर है? आप इसको प्रॉपर लिखना है तो प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हो इसके बदले। दिस लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर ऑफ द गैस। सीधे में चलती हूँ, इसके डेरिवेशन में चलते हैं। मुझे लॉ क्या कहता है, अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखती हूँ तो P इज प्रोपोर्शनल टू T। यहाँ पे मुझे वॉल्यूम और N को कांस्टेंट रखना है। क्लियर है? P is proportional to T, so P1 by P2 is equal to T1 by P2. सिंपली ये मुझे न्यूमेरिकल में यूज करना है। सिंपल है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ये वैसे भी इसको हम एमॉन्टन लॉ भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज एमॉन्टन लॉ, बट एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में गेरुजाक्स लॉ के नाम से जाना जाता है इसको। क्लियर है? अच्छा, अब इसका जब ग्राफ बनाऊंगी, डेफिनेटली अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्लोप के साथ ऊपर उठेगा, पॉजिटिव स्लोप के साथ ऊपर जाएगा ग्राफ मेरा। तो ग्राफ कैसे बनेगा, लेट मी ड्रॉ द ग्राफ हियर। ये मेरा ग्राफ है, ये टेम्परेचर मैं केल्विन में ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं प्रेशर ले लेती हूँ बार में। ग्राफ कैसे बनेगा, लाइक दिस। ये मेरा 3 ग्राफ मैंने बनाया है। अगर आपको सिंपल एक ग्राफ बनाना है तो आप एक ग्राफ ऐसे भी बना सकते हो। मैम ये डॉट्स देना जरूरी होती है ना? नहीं, डॉट देना जरूरी नहीं है। लाइक हम क्या करते हैं ना, केल्विन में लेते हैं। तो मान लो ये जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे है ये 0, ये मान लो ये जो ये है केल्विन में है, तो ये हो जाएगा मान लो 273 केल्विन। और 273 केल्विन कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना।
यस मैम 273 केल्विन कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो यहाँ पे मान लो ये 0 केल्विन है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मान लो यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे 273 केल्विन हो गया, ये 0 केल्विन है, फिर 100 केल्विन, फिर 200 केल्विन, ऐसे होते होते 273 केल्विन यहाँ पे आ गया। एंड 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो कैलकुलेशन करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे सारी चीजें कैलकुलेट करा जाती है ना, करा जाता है। तो इसीलिए मैंने डॉटेड लाइन यहाँ तक दे दिया है, स्टार्टिंग के कुछ पोर्शन में डॉटेड डाला है। आपको अगर नहीं है तो सीधा ऐसे ड्रॉ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे सीधा ड्रॉ करो, नो डॉटेड लाइन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बिकॉज मैंने यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में लिया है तो थोड़ा पहले स्टार्टिंग का, क्योंकि आपको पता है ना 0 केल्विन इज इट पॉसिबल, पॉसिबल है क्या? नो मैम आपको मैंने उस दिन कहा था 0 केल्विन इज मींस -273 डिग्री सेल्सियस, इज नॉट पॉसिबल, हाइपोथेटिकल है। तो इसीलिए यहाँ पे डॉटेड लाइन दे देते हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, बट 0 डिग्री के बाद 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस के बाद ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 3 लाइन ड्रॉ करे हैं, पहले वाले को डॉटेड दे दिया है। अच्छा ठीक है, तो ये मेरा पीटी ग्राफ है। व्हिच ग्राफ इज दिस? पीटी ग्राफ। पीटी ग्राफ में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हैं। दैट मींस यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मान लो ये V1 वॉल्यूम में है, ये V2 वॉल्यूम में है और ये V3 वॉल्यूम में है। पहले वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, ग्राफ ड्रॉ कर दिया। फिर मैंने वॉल्यूम को चेंज करा, फिर कांस्टेंट रखा, फिर ग्राफ ड्रॉ कर दिया। फिर थर्ड वॉल्यूम को चेंज करके उसमें कांस्टेंट रखा, फिर थर्ड ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब ये जो हरे ग्राफ है ये एक एक आइसोकोर है। All these graphs are isocore. So how will you define a isocore? आप आइसोकोर को कैसे डिफाइन करोगे कि यहाँ पे 3 आइसोकोर हैं। पीटी ग्राफ के जो स्ट्रेट लाइन बनते हैं that is an isocore. That means the graph that shows relationship between pressure and temperature. The graph that shows relationship between pressure and temperature at constant volume is known as an isocore. You can write by yourself. लिख सकते हो? Yes. मैम और वैसे वॉल्यूम भी के I साथ don't साथ think कि हाँ yes. मैम वॉल्यूम के साथ साथ ये n क्या है जो कांस्टेंट है? ये नंबर ऑफ मोल्स है। ओके मैम। सारे लॉज में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुजैक्स लॉ, इन सब में नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हैं, फिर ये लॉ बनाया जाता है। मैं बीच में मान लो 10 मोल के बदले 15 मोल ले लूंगी, फिर तो ये लॉ मायने नहीं रखेगा ना। क्लियर है? तो आइसोकोर का डेफिनेशन एनसीईआरटी में शायद नहीं है, बट आइसोकोर आता है। आई मीन है एक कंसेप्ट आइसोकोर का, जैसे यहाँ पे आइसोथर्म पढ़ा, आइसोबार पढ़ा, सिमिलरली आइसोकोर है। तो आपको आइसोकोर को डिफाइन करना भी मैंने बता दिया है। द ग्राफ बिटवीन P and T at constant V. The graph between pressure and temperature at constant volume is isocore. ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अगर आपको रिलेशन पूछा जाए V1, V2 और V3 में सबसे बड़ा कौन है? कौन सबसे बड़ा है? नो नो, V3 सबसे बड़ा है। जैसे आपने अभी चेक करा था, आपको पढ़ाया था मैंने चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ आपने क्या चेक करा कि जो ऊपर होता है P1, P2, P3 था ना उसमें। चार्ल्स लॉ में P1, P2, P3 होते हैं। यहाँ पे V1, V2, V3 है। तो P1, P2, P3 में भी देखना आपने नीचे वाला बड़ा होता था हमेशा, P3 बड़ा है, आप चेक कर लो एक बार, लिखा होगा। सिमिलरली इस ग्राफ में भी P3 बड़ा होता है, जो नीचे की तरफ होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, डन है। अच्छा, ये मेरा हो चुका है। अब हम सीधे चलते हैं एवोगाड्रो लॉ पे चलते हैं। मैम पर अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट, मैम हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रख के फिर V के साथ लिया रिलेशन, तो मैम सबसे बड़ा तो हाँ, तो V1 ही इन्वर्स होता रहेगा है ना ना? दोनों का। नहीं, इन्वर्स रिलेशन है। टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे तो P और V का रिलेशन इन्वर्स नहीं होता है, बॉयल्स लॉ। ओह सॉरी मैम। तो प्रेशर अगर बड़ा है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ऑल क्लियर? यस मैम। और इसके अलावा जैसे क्लास मैंने दे दी है आपको, आपने क्लास ले ली है मेरे से, उसके बाद भी मान लो किसी कंसेप्चुअल डाउट आ गया आपको, आप मुझे व्हाट्सएप से पूछ लेना ना, क्या प्रॉब्लम है? आप तो कनेक्टेड हो मेरे साथ व्हाट्सएप से।
पूछ लेना। कई बार क्या होता है ना, रिविजन करते करते भी डाउट बहुत आ जाते हैं। डाल दो, व्हाट्सएप पर डाल दो, मैं देखूंगी तो सॉल्व करके भेज दूंगी, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये गे-लुसाक्स लॉ के बाद हम चलते हैं, सीधे चलते हैं हम, इसके बाद का जो आपका लॉ आता है दैट इज एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, तो एवोगाड्रो लॉ, हाँ ठीक है, चलो। है इसमें भी P by T और P by T वर्सेस T का स्ट्रेट लाइन टू द एक्स एक्सिस बनेगा ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अगर आपको चाहिए तो मैं बता देती हूँ यहाँ। देखो ग्राफ, तो देखो ग्राफ आपको बोला जाएगा, ये है प्रेशर वर्सेस टी ग्राफ। आपको बोला जाएगा P by T वर्सेस टी ग्राफ बनाओ। P by T वर्सेस टी ग्राफ कैसे बनाओगे? पैरेलल बनेगा T है, एक्स एक्सिस के। ये P by T ऐसे ले लेना, ऐसे बना देना, बिकॉज यहाँ पे P by T जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे P by T जो है वो कांस्टेंट है, तो अगर ये कांस्टेंट है तो फिर वेरी कैसे करेगा? ये बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े फिर। यस मैम। अच्छा टाइम, हाँ टाइम कितना हो गया है? अगर आप चाहो तो आ मैम जाना, 15 10 मिनट, मिनट है। 10 मिनट है अभी, मैं देख लेती हूँ कितना होगा, नहीं तो आ जाना। रिजॉइन करना। हाँ रिजल्ट बताती हूँ अभी आपको, मुझे पूछ लेना। ये थोड़ा मुझे आपको मालूम है, मैं देखती हूँ कितना हो जाएगा। हाँ इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। मैम हम्म, आप टेस्ट कब लोगे? किसका टेस्ट लेना है मुझे बताओ, ये तो चैप्टर स्टार्ट हुआ मैम है, और आप चाहते हो चैप्टर 4 का ले लो। केमिकल बॉन्डिंग? हाँ मैम कौन ठीक है, से मुझे चैप्टर बताओ लेना? तो कब 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 लूं, बताओ कब लूं? हम कभी भी। आप अच्छा मुझे और एक बात बताना, चैप्टर 4 का कोई टेस्ट लिया था मैंने? लिया था ना एक? यस हाँ मैम, मैम लिया। लिया था। एक लिया। एक टेस्ट लिया एक था, ही बट लिया था। एमओटी वगैरह, एमओटी हाइब्रिडाइजेशन इनका एक भी नहीं हुआ है अभी तक टेस्ट, हाँ ये एक भी नहीं हुआ इसमें। है ना? हम तो हम वीडियो एक काम पॉज करते हैं, करते मैं एक एमसीक्यूज टेस्ट बना देती हूँ आपके लिए, ठीक है? तो रेडी रहना, थोड़ा रिवाइज करके रखो, मैं हो सकता है कल तक भेज दूंगी आपको, ठीक है? मैम एवोगाड्रो लॉ पे सैटरडे ले चलते लो। हैं। सैटरडे को कितना काम करोगे? कल कौन सा डे है? कल थर्सडे है ना? थर्सडे है। है। हाँ आप दे देना, आपको मैं पेपर भेज देती हूँ। हो सके तो ये ट्राई करना कि 1 घंटे में हो जाना चाहिए। टाइम लिमिट रखोगे तो एक टेस्ट जैसा में लगेगा। ऐसा नहीं है कि 2 क्वेश्चन करते हो फिर थोड़ा घूम के आ जाते हो, फिर 2 क्वेश्चन करते हो, ऐसे मत करना। जब आप टेस्ट पेपर देने बैठते हो ना, जस्ट लाइक एग्जाम, जैसे आप एग्जाम में बैठती हो उसी तरीके से बैठो, 1 घंटा का टाइम लिमिट बना के टेस्ट पेपर दो। संडे को भेजेंगे, ठीक है? मैं सैटरडे को या फिर संडे को अपलोड करूंगी, और क्या, आप लोग थोड़ा रिवाइज करो, ठीक है? संडे को मैं सैटरडे को अपलोड कर दूंगी, संडे को हम डाउट क्लियरिंग क्लास रख देंगे, हो जाएगा, ठीक है? तो आप सबने तो वैसे भी पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग, अभी लर्न होगा सारा, आपको ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब हम चलते हैं एवोगाड्रो लॉ में चलते हैं, ठीक है? एवोगाड्रो लॉ में क्या क्या कांस्टेंट रखा जाता है? इसे हम टेम्परेचर प्रेशर एंड टेम्परेचर सॉरी कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर लॉ कहते हैं। इसको हम कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर लॉ भी कह सकते हो, क्योंकि एवोगाड्रो लॉ में दोनों को कांस्टेंट रखा जाता है, तो हम इसलिए कहते हैं सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है? तो दिस लॉ स्टेट्स दैट at constant pressure and temperature, the volume of a gas is directly, ये आप सबको पता है, आपने पढ़ा है, directly proportional to the amount of gas, और नंबर ऑफ, अमाउंट के बदले नंबर ऑफ मोल्स भी ले सकते हो आप, अमाउंट और नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हो ऑफ गैस। आज बच्चे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं बीच बीच में, मैं देख रही हूँ।
So this is the law. This law states that at constant pressure and temperature, the volume of a gas is directly proportional to the amount of gas. मैम दोबारा Amount बता का सकते मतलब हो? क्या होता है? Yes. मैम दीपाली? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप दोबारा रिपीट कर सकते हो? हाँ, आज बच्चे तो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, मैं देख रही हूँ। ठीक है, एवोगाड्रो लॉ होता है कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर लॉ है। दिस लॉ स्टेट्स दैट आप 10-15 मिनट के लिए री एंट्री कर सकते हो। ओके मैम। अगर खत्म हो गया, मान लो कि अभी 8 भी नहीं बजा है, अभी 8 भी नहीं बजा है, अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप आ सकते हो तो 10-15 मिनट, थोड़ा इसको मैं आगे बढ़ा लूंगी बस। मैम मेरे को फीवर हो रहा है और मुझसे हो नहीं रहा मैम। हाँ, किसको? प्राची को? यस मैम। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम रिकॉर्डिंग सुन सकते हो वैसे, पर कोई बात नहीं, चलो मैं एंड करती हूँ, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, कमिंग क्लास लेके टाइम थोड़ा मुझे कोर्स का बड़ा होता है ना कि खत्म कराना है। ओके, दिस लॉ स्टेट्स दैट तुम रिकॉर्डिंग पर सुन देख लोगे प्राची? यस मैम। देख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। अब हाँ, ये मैं मानती हूँ कि डायरेक्टली प्रेजेंट होना अलग बात होता है और रिकॉर्डिंग थोड़ा डिफरेंट होता है। This law states that at constant pressure and temperature, the volume of a gas is directly proportional to the amount of the gas. सिंपल मुझे यहाँ पे ये मिल रहा है, इसको आप कई तरीके से लिख सकते हो। अब यहाँ पे और क्या लिख सकते हो? इन अदर वर्ड्स अगर हम चलें तो क्या लिख सकते हो? इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स क्या हो जाएगा? अंडर सिमिलर कंडीशन of pressure and temperature, equal volume of all gases contains equal number of moles or molecules. ये भी आप लिख सकते हो। In other words, ये तो पहला डेफिनेशन है जिसमें ये बताया गया है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है? अगर दूसरे तरीके से लिखें तो अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स आप लिख सकते हो। ये भी मेरा एवोगाड्रो लॉ है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला है? V इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। सिंपली वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। कंडीशन क्या है? टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है। तो दैट इंप्लाइज मुझे यहाँ से क्या मिल गया? V1 by V2 is equal to N1 by N2। ये मुझे न्यूमेरिकल में यूज करना है। क्लियर है? V1 by V2 is equal to N1 by N2। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, टाइम है ये खत्म हो गया? देखने एक बार मैम 3 मिनट। 3 मिनट है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसे ग्राफ बना दूं तो थोड़ा सा मेरा ये होता है कि ये मेरा सॉरी ये मेरा नंबर ऑफ मोल्स क्या है? n नंबर ऑफ मोल्स, n इज द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे लिख देते हैं। अगर आपको डाउट है, नंबर ऑफ मोल्स को हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं इस तरीके से। n is small n is always number of moles। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो मतलब स्मॉल n मींस नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, n एंड दिस इज b। इसका ग्राफ भी इस तरीके से जाएगा। मैम फाइनली रिजॉइन करना है नहीं करना है? नहीं करना है, नहीं करना है। क्या करना है? प्राची को पूछो। हम रिकॉर्डिंग देख लूंगी। देख लोगी? रिकॉर्डिंग देख लोगी? यस मैम। कल चलो कोई बात नहीं, 8 बज चुके हैं, कल लेते हैं क्लास। कल कल कितने बजे लेंगे तक है? बोलो मैम। 8:30 तक। कल 8:30, ठीक है? 8:30 ठीक हाँ है। बोलो अर्पित। ओके मैम। 8:30 कल पर थोड़ा रेडी रहना, मैं 10 बजे तक पढ़ाऊंगी। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके। ये है नंबर ऑफ मोल्स, ये V1 है। इन दोनों का ग्राफ जो है बिल्कुल इस तरीके से जाएगा। क्या है जेने? मुझे समझ में नहीं आया, कुछ लिखा है। मैम वो पूछ रहे हैं कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ कल कंटिन्यू करेंगे। यस। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। आप इस तरीके से जाते हो ना। मान लो 0 है, ये एक 1 नंबर ऑफ मोल्स है ना, ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, ये 3 मोल है। इस तरीके से जाते हैं। तो आपको पता है 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है गैसेस की? 1 मोल वॉल्यूम 22.4 गैस की। बस, तो अगर मैं इसको इस तरीके से जोड़ूंगी तो ये वाला जो है ये 22.4 लीटर दिखाना चाहिए यहाँ पे। ये वाला वॉल्यूम का ग्राफ जो है कि 1 मोल के लिए अगर मैं दोनों को जोड़ूंगी तो ये 22.4 लीटर, मतलब 1 मोल गैस एट STP। All of you know 1 mole gas of any gas, 1 mole of any gas at STP
ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर। तो ये ग्राफ से भी मुझे मिल सकता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के ग्राफ बनाया है बच्चे, ध्यान रहे। जो ग्राफ है वीएन ग्राफ, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे पूछ सकते हैं आपको, ग्राफ को किसी तरीके से आपको पूछ सकते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर को मैंने यहाँ पे कांस्टेंट रखा है, ध्यान रहे। अब टाइम ऑफ होने वाला है शायद। हमने एवोगाड्रो लॉ, बट एवोगाड्रो लॉ में मुझे और कुछ बताना है, मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी